डियर स्टूडेंट क्लास 7। आज आप लोग को दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अब हम लोग पढ़ रहे थे खिलजी डायनेस्टी। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग खिलजी डायनेस्टी। देखिए खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसके फर्स्ट पार्ट में दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन सी डायनेस्टी आया था और कब से कब तक चला था। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी डायनेस्टी था वह 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जो आप लोग पद्मावती मूवी देखिएगा तो इस डायनेस्टी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जलालुद्दीन खिलजी, इनका पूरा नाम फिरोज खिलजी था। यह 1290 से लेकर 1296 तक शासन करते यानी रूल करते। कहा जाता है ही वाज पुट द डेथ बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। इन जिस समय वे किंग बनते हैं उस समय इनका एज 70 ईयर्स रहता है। तो कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे अगर कोई ओल्ड एज किंग बनते हैं तो उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था और इनका एक नेफ्यू था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। वह क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को डेथ कर देते यानी मारकर फिर क्या करते हैं, किंग बनते हैं। और इनका वे सन इन लॉ भी थे। लेकिन मेनली इसमें जो आपसे इम्पोर्टेंट है आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना। कहा जाता है पूरे दिल्ली सल्तनत में इनका वर्क यानी इसका कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ नया नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जो आज भी वो सब सिस्टम चलता है। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर अब याद रख सकते हैं 1316 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी का कब से कब तक वर्क था तो 1296 से लेकर 1316 AD तक। कहा जाता है इसका फर्स्ट काम क्या था, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंशन किया और कौन कौन से क्षेत्र को एनेक्स्ट किया तो गुजरात, मालवा और चित्तौड़। आप इसी में पढ़े होंगे चित्तौड़ रानी पद्मावती, क्योंकि रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि वे चाहते थे कि हम रानी पद्मावती को जीते या देखें। तो रानी पद्मावती किसकी वाइफ थी तो किंग रतन सिंह की, जो इस मूवी में दिखाया गया। अब कहा जाता है कि इसने गुजरात पे जिस समय अटैक किया था उस समय वहाँ से एक थर्ड पर्सन को लाता है और जो थर्ड पर्सन का नाम क्या था तब मलिक कफूर था। तो सिर्फ आप मलिक याद रख सकते हैं। जो थर्ड पर्सन किसके साथ आता है तो गुजरात अभियान के दौरान उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो थर्ड पर्सन आता है उसका नाम मलिक कफूर था। और यह गुजरात में जिस समय अटैक करता है वहीं से मलिक कफूर को गुजरात कोर्ट से लेकर आता है। मलिक कफूर को क्या करता है, अपना सोल्जर अपॉइंटमेंट करता है, सोल्जर का जनरल, और इसके साउथ के रीजन में क्या करता है, अटैक करने के लिए भेजता है। मलिक कफूर एक योग्य सोल्जर था और इसने क्या करता है, अटैक कर बहुत सारे क्षेत्र को एनेक्स्ट करता है। किसके लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो याद रख सकते हैं इसके द्वारा इकोनॉमिक मेजर किया गया। इकोनॉमिक मेजर में क्या किया गया, लैंड टैक्सेस जिसको खराज कहा जाता था। तो पहले क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे अगेंस्ट थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि कोई भी जो नोबल मैन होते हैं वे एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, एक साथ क्या कर सकते हैं, पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। इसका मानना था कि जो नोबल मैन हैं वही क्या करते हैं, किंग के को हटाते हैं और बनाते हैं। तो इस तरह की वह क्या लगाए हुए था, प्रोहिबिशन लगाए हुए था। एक नोबल फैमिली दूसरे नोबल फैमिली के साथ मैरिज नहीं कर सकता। दूसरा था इंट्रोड्यूस द मार्केट सिस्टम। इसने मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है सोल्जर पर्पस के लिए। जो आज आप लोग कैंटीन
सिस्टम समझते हैं। तो मार्केट सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि सोल्जर के लिए एक अलग मार्केट होगा, ठीक, एनिमल मार्केट अलग होगा, क्लॉथ्स मार्केट अलग होगा, मंडी अलग होगा, इस तरह की ग्रेन मार्केट्स अलग होगा, स्लेव मार्केट अलग होगा, सभी चीज़ का प्राइस जो फिक्स्ड होगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसा सिस्टम जो बनाया गया मार्केट सिस्टम वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ तक समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी। देखिए बाद में यह क्या किया गया, सभी के लिए खोल दिया गया है मार्केट। अब आते हैं इसके साथ इसकी कुछ सोल्जर रिफॉर्म में पहले क्या होते थे कि कोई जो सोल्जर होते थे, पहले जो सोल्जर होते थे उनको कैश पेमेंट नहीं मिलता था, लेकिन कैश पेमेंट देना कौन शुरू किए? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, पहले कोई भी आर्मी को फिक्स्ड नहीं रखता था, जब ज़रूरत होता था तो फिर आर्मी को अपॉइंटमेंट किया जाता था, फिर ज़रूरत नहीं होता था तो उनको हटा दिया जाता था, लेकिन फिक्स्ड सोल्जर रखना कौन शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग का मतलब दागना, यानी पहले दागा जाता था, सोल्जर के हुलिया लिखा जाता था। जैसे अभी देखिए हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं जॉब के लिए, तो आपका हाइट क्या है, आपका कलर कैसा है, आपका मार्क कैसा है, तो इस तरह की सिस्टम को इंट्रोड्यूस सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो इसमें होता था क्या कि ताकि उसको पता चल सके कि उसके यहाँ पे किस टाइप की सोल्जर और कितने सोल्जर हैं। दूसरा नंबर तुगलक डायनेस्टी। जैसे ही इसको खिलजी डायनेस्टी समाप्त होता है तो एक नया डायनेस्टी आता है जिसका नाम तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1412 तक चला। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। अब याद रख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन इसके जो रियल फाउंडर थे उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको शॉर्ट में हम लोग MBT कहते हैं। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक मोरक्को से एक ट्रैवलर्स आया था जिसका नाम इब्न बतूता था, और यह पूरे तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा। यह वाइजेस्ट एंड फूल कहा जाता है, यह बुद्धिमान भी राजा था और साथ साथ बेवकूफ़ भी था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह काफ़ी पढ़ा लिखा भी था, और यह जो 100 साल बाद में काम होने वाला था, ये 100 साल पहले सोच लिया था, जो यह सब क्या था, फेलुअर हो गया था। इसीलिए कहा जाता है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियन इसको वाइजेस्ट एंड फूल कहकर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तेज भी था और बेवकूफ़ भी था। तो जितने बड़े इसके पास वाइजेस्ट था उतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला इसके द्वारा कुछ वर्क किया गया, लेकिन वास्तव में जो वो वर्क था वह बहुत मॉडर्न वर्क था जो उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। इसी के कारण इसको फेलुअर कहा जाता है। और वाइजेस्ट कहने का कारण है कि पूरी सल्तनत पीरियड में जो सबसे पढ़ा लिखा इंसान था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कहा जाता है इसने टैक्सेशन इन दुआब, इसने क्या किया, जो दुआब क्षेत्र था वहाँ पे टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया ताकि किंग के पास ज़्यादा पैसा आ सके, और ज़्यादा पैसा आएगा तो वह क्या करेगा, मतलब वार में उसको एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा। लेकिन जिस साल वह टैक्स इंक्रीज करता है उसी समय ड्रॉट हो जाता है, तो इसकी किस्मत खराब। वे ज़बरदस्ती क्या करता है कि वहाँ के लोगों से टैक्स वसूलना शुरू करता है, लोग उसके क्या हो जाते हैं, रिविलियन हो जाते हैं। तो फिर इसका ईवी सिस्टम क्या हो गया, फेलुअर हो गया। सेकेंड सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस किया गया, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। इसने क्या किया कि अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ले गया, लेकिन इसने बेवकूफ़ी का काम क्या किया, यह तो खुद गया नहीं, पूरे पब्लिक को दिल्ली से कहा, एक अनाउंसमेंट जारी किया कि सारे आदमी को दिल्ली छोड़कर देवगिरी चलना होगा। तो देखो सारे आदमी दिल्ली से देवगिरी चले आते हैं। इसका रीज़न था कि वे दिल्ली से देवगिरी इसलिए शिफ्ट करना चाहते थे ताकि वहाँ से इसको सेंटर में इसका कैपिटल होगा और इजी से एडमिनिस्ट्रेट कर सकेगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे यह अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाता, फिर वहाँ से देवगिरी से फिर यह अपने कैपिटल को दिल्ली ले आता है। तो इस तरह से इसका सेकेंड वर्क भी फेलुअर हो गया। थर्ड वर्क क्या फेलुअर था, द यूज ऑफ टोकन करेंसी। जैसे इसने क्या किया, आज हम लोग जिस तरह के पैसे को यूज करते हैं टोकन करेंसी, उस समय फर्स्ट टाइम जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया वह कौन इंट्रोड्यूस किया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक। तो टोकन करेंसी में क्या था, एक पैसा जारी किया जाता है, उसका एक वैल्यूएशन
वैल्यूएशन बनाया जाता है कि हाँ इसका इतना वैल्यू है। जैसे देखिए एक 100 रुपये की नोट है, अगर 100 रुपये की नोट को आप 100 रुपये में बेचने जाइएगा तो आपको बिकेगा? नहीं बिकेगा। लेकिन 100 रुपये की नोट क्या इंडिकेट करता है कि इसका दाम जो है आप 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, तो वह टोकन करेंसी उसका वैल्यूएबल इंडिकेट करता है। तो इसने क्या किया कि जो भी पब्लिक के पास गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन थे वे अपने पास मंगवा लिए और इसने कॉपर की कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जैसे ही मार्केट में इसने कॉपर की कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे कॉपर के कॉइन डुप्लीकेट बनने लगता है। जैसे ही कॉपर का कॉइन डुप्लीकेट बनने लगता है पूरे मार्केट धराशायी हो जाता है। धराशायी होने का मीनिंग है कि पूरे मार्केट का इकोनॉमिक खराब हो जाता है, सभी चीज़ का दाम आसमान छूने लगता है, सभी के पास बहुत सारे पैसा हो जाता है, पैसा का वैल्यूएशन गिर जाता है। उस समय फिर क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, एक अनाउंसमेंट करता है कि पब्लिक के पास जितने भी पैसे हैं वो सब जमा कर दे कॉपर का और फिर उसके बदले में गोल्ड ही चलेगा। वह क्या करता है, इसके पास जो भी गोल्ड सिल्वर रहता है वो सब फिर दे देता है। कहता है कि कहा जाता है कि जितना यह पैसा दिया था उससे 5 गुना ढेर अंबार लग जाता है बहुत सारे पैसा का। लेकिन वह सिर्फ ओरिजिनल पैसा को ही क्या करता है, वह उसके बदले में गोल्ड देता है, तो इसका ट्रेजरी खाली हो जाता है। तो ये भी इसका काम क्या था, एज ए सही काम किया था, लेकिन ये भी फेल्यूर रहा। फोर्थ था एम्बिग्युअस ऑफ सेंस ऑफ कंक्यूस्ट। इसने क्या किया, पहले मंगोल इस पे अटैक करते थे, इसने सोचा कि मंगोल का एम्पायर उस समय स्टेबल नहीं था, क्यों ना हम लोग पहले मंगोल पे अटैक करें। तो इसने क्या किया, बहुत सारे सोल्जर को रिक्वायरमेंट किया और कहा जाता है कि 2 लाख सोल्जर को रिक्वायरमेंट किया और सभी का पेमेंट 1 ईयर का एडवांस दे दिया। जैसे ही 1 ईयर का एडवांस दिया, पता चला कि मंगोल में कुछ समय बाद वहाँ पे एक किंग इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो अब इसके पास जो भी पैसा था सोल्जर को दे दिया और सोल्जर को देने के बाद इस सोल्जर कोई वार नहीं करते हैं तो इसका ट्रेजरी खाली हो जाता है। तो कहा जाता है कहीं ना कहीं यह अच्छी काम करने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो भी वर्क था वह फेल्यूर हो गया। इसीलिए कहा जाता है इसको बेवकूफ़ यानी वाइजेस्ट एंड फूल किंग। अब इसके डेथ होने के बाद उसके बाद जो किंग बनता है उसका नाम फिरोज शाह तुगलक रहता है। तो फिरोज शाह तुगलक कौन रहता है, इसका कजन भाई रहता है। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक में बहुत सारे वर्क करता है। फिरोज शाह तुगलक पूरे इस्लामिक रूल पे क्या करता है, शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा स्लेव था, कहा जाता है 1,80,000 इसके समय स्लेव था। इसके समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया था, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया गया था, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाया गया था, कैनल्स बनवाया था। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से अच्छा वर्क कौन किया, तो फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरह से आप लोगों को दिल्ली साइंस इस चैप्टर से रिलेटेड यहीं तक आपका वीडियो है। यह चैप्टर फिनिश होता है, फिर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। दैट्स ऑल।